किशनगढ़ के राठौड़ों की नींव किशन सिंह ने रखी थी। राव बीका ने बीकानेर के राठौड़ों की नींव रखी थी। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। और राव सिंहा जो है वो राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं जिन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला है कि भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन कहते थे, विराट कहते थे, जांगल कहते थे या सीवी कहा जाता था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोच के आंसर देना सारे। धौलपुर को भी काउंट करना है, करौली को काउंट करना है, भरतपुर को काउंट करना है। जी, सूरसेन जनपद कहलाता था। अलवर वाला मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी विराट हुआ करती थी। जांगल प्रदेश बीकानेर वाला एरिया है। और सीवी जनपद जो कि चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में था जिसकी राजधानी नगरी हुआ करती थी, इसे मध्यमिका कहा जाता है। और बीकानेर के आसपास का भूभाग जांगल प्रदेश कहलाता था। विराटनगर बैराट सभ्यता तो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और यह आता है सूरसेन जनपद, एक आपका राइट आंसर है। अगला कि चित्तौड़ की स्थापना किस मौर्यकालीन शासक ने की थी? चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी? जी, एक लेख मिलता है कुमारपाल का लेख, कुमारपाल का लेख, जिसमें यह लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और इसके अंतिम शासक आते हैं मानमोरी। और इसी मानमोरी के से 734 में बप्पा रावल ने युद्ध किया था। और बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को जीता था मानमोरी से 734 में। और चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी चित्रांगद मौर्य ने। डी आपका राइट आंसर है। जानकारी मिलती है कुमारपाल के लेख से। अगला है कि इनमें से नगर और उनके संस्थापक का जोड़ा दे रखा है, एक जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की पहचान करनी है और गलती निकालने में आपसे माहिर कोई है ही नहीं। निकालो जरा कौन सा गलत है। अजमेर की स्थापना राजा अजय राज ने की थी 1113 के दौरान, क्या सही है? सही है। जयपुर की स्थापना स्वाई जयसिंह सेकंड ने की थी 1727 में, क्या सही है? सही है। बीकानेर की स्थापना राव बीकाजी ने की थी 1488 में, आका तीज के दिन, क्या सही है? सही है। भरतपुर की स्थापना राजा भरत सिंह ने की थी, गलत है। किसने की थी? सूरजमल जाट ने की थी। भरतपुर का दुर्ग बसाया था 1733 में, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सारे सही हैं। चलिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? एक घटना घटित हुई थी 1730 के दौरान, जब अजीत सिंह के उत्तराधिकारी अभय सिंह शासन कर रहे थे। जी, जब पेड़ काटने का आदेश दिया गया था तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पेड़ों की रक्षा की गई थी। 1730 की घटना। जी, गुड्डा बिश्नोई कह दीजिए, खेजली कह दीजिए, वहीं पर खेजली में यानी गुड्डा बिश्नोई में एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला बढ़ता है जोधपुर में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए, अगला है कि जूमिंग प्रणाली के द्वारा कृषि राजस्थान के किस जिलों में की जाती है? जूमिंग प्रणाली, स्थानांतरित कृषि, राजस्थान में क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि को राजस्थान में कहा जाता है वालरा कृषि। वालरा कृषि जो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी एरिया में होती है। ज्यादातर वालरा कृषि जो की जाती है ये भील जाति के द्वारा की जाती है। और ये डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, तीनों ही क्षेत्र में होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चल, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का दुर्लभ पक्षी यानी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? अगर आपको राजस्थान में साइबेरियन क्रेन देखने हैं तो आप कौन से अभ्यारण्य घूमने जाएंगे या कौन से अभ्यारण्य का भ्रमण करेंगे? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल आसान सा है, सीता माता अभ्यारण्य जाएंगे, वहां तो आपको उड़न गिलहरियां देखने को मिलेगी। ताल छापर जाएंगे, वहां पर आपको कृष्ण मृग देखने को मिलेंगे। मरुध्यान जाएंगे, जो कि मरुध्यान चूरू में है नहीं, ऑप्शन वैसे भी गलत है। जैसलमेर बीकानेर होता तो आप गोडावन देखने को मिलते। गन्ना पक्षी बिहार भरतपुर में आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेंगे। उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में, कृष्ण मृग ताल छापर में, मरुध्यान चूरू नहीं है, गोडावन देखने को मिल जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी आपका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? सबसे नजदीक बंदरगाह बता दीजिए राजस्थान का। चेन्नई है, बंबई है,
कांडला है या फिर पारादीप है? बिल्कुल आसान सा है, कांडला गुजरात में सबसे नजदीक बंदरगाह आता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और मासूम सा क्वेश्चन करवाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाले जिलों का सही क्रम बता दीजिए। राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो होती है 57.51 सेमी औसत वर्षा होती है राजस्थान में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? जिलों का नाम बताना है। अगर क्षेत्र की बात करेंगे कि क्षेत्र कौन सा है जहां पर हाईएस्ट वर्षा होती है, तो वो आता है आबू वाला एरिया, जहां पर 125 सेमी से लेकर 150 सेमी तक वर्षा होती है। सबसे कम की बात करेंगे, सम क्षेत्र आता है जैसलमेर में, जहां पर मात्र 5 सेमी वर्षा होती है। और जिलों की बात करेंगे तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा और सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। सी आपका राइट आंसर। जगह का नाम भी याद रखिए जी। जैसलमेर में कितनी होती है? जैसलमेर में होती है 10 सेमी, 10 सेमी वर्षा होती है जैसलमेर में। झालावाड़ में कितनी होती है? 80 से 120 सेमी के बीच में झालावाड़ में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा में सोडियम सल्फेट किस झील में बनाया जाता है? यानी सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक किस झील में है? सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा या फलोदी? सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर में है। डीडवाना नागौर में आती है। पचपदरा बाड़मेर में आती है। फलोदी जोधपुर में आती है। और सोडियम सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा जो है वो डीडवाना झील में है। डीडवाना झील कहां पर है? नागौर में। हालांकि सर्वाधिक नमक का उत्पादन जो होता है या सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर है, जो कि जयपुर, अजमेर और नागौर, सर्वाधिक जयपुर में इसका विस्तार है। टोटल का 8.7% नमक है वो सिर्फ सांबर में होता है। पचपदरा आती है बाड़मेर में और फलोदी आती है जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह यानी ऐसी नदियां जो एक राज्य से उद्गम होकर उसी राज्य में जो विलुप्त हो जाती है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तार है वो आंतरिक जल प्रवाह नदियों का है। टोटल जल ग्रहण एरिया का 60% है वो आंतरिक जल प्रवाह नदियों का हिस्सा आता है। सबसे बड़ी नदी जो आती है वो आती है गगर नदी, और सबसे छोटी नदी जो आती है वो आती है काकनी नदी। काकनी कह दीजिए, काकने नदी कह दीजिए, मसूरदी नदी कह दीजिए। जो बुद्ध झील का निर्माण करवाती है ये आती है जैसलमेर में। जो सबसे छोटी नदी है और सबसे बड़ी आती है गगर नदी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कामधेनु किस नदी का उपनाम आता है? कौन सी नदी को कामधेनु कहते हैं? राजस्थान की एक ऐसी नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो 12मासी नदी है, नित्यवाहिनी नदी है। हालांकि 2 नदियां नित्यवाहिनी नदी आती है राजस्थान की। कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करके 6 जिलों में बहती हुई ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। 4 इस पे बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज जी। अगला क्वेश्चन आपका है कि नाग पहाड़ कहां पर है? नाग पहाड़ कहां पर आता है? अरावली पहाड़ियों में है, लेकिन किस भूभाग में? जी मध्य अरावली में आता है। और मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार अजमेर जिले में है। यानी अजमेर और पुष्कर के बीच में नाग पहाड़ है, यहीं से लूनी नदी भी निकलती है जी। किस अरावली में आता है ये भी आता है? मध्य अरावली के अंतर्गत आता है ये, जो अरावली का सर्वाधिक कटाफटा भूभाग जो है जी। अगला क्वेश्चन है कि बालू के टीले जो हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बालू के टीले जो हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं, धोरे, दरियन, भोरट या मावट? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता देंगे, बिल्कुल आसान सा है जी। दरियन कहलाते हैं जो टीले हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं, दरियन कहलाते हैं। बी आपका सही आंसर। चलिए अगला है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पंडित विक्रम भारद्वाज, माघ नगरी से प्रणाम, प्रणाम सर।
विनोद झांगड़ जी से शुरू हो रहा है। चलिए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठारी भूभाग जो है ये किस नाम से जाना जाता है? बोरड का पठार, थार का पठार, गंगा का पठार या हड़ौती का पठार? बिल्कुल आसान सा है। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन कहां से दे दो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जैसे एक राजस्थान में मेसा पठार है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। एक बोरट का पठार है, बोरट का पठार आता है कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में। एक लसाड़िया का पठार है, सबसे ऊंचा आता है राजस्थान का उड़िया पठार। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई बता दीजिए। जी, अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला का 50% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। यानी राजस्थान में कितनी 550 किलोमीटर लंबाई जो है उसकी राजस्थान में आती है। जी, क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत भूभाग पर इसका विस्तार है? राजस्थान में टोटल एरिया का लगभग 9.3% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला आती है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे ऊंचाई वाला भूभाग आता है। जी, और टोटल इसकी लंबाई है। वेरी गुड इवनिंग, और ये रहा आज का पैसे क्वेश्चन। बच्चू सिंह जी सर, पहला एक इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो बर्ड पक्षी यानी इंपेरियल सेंट ग्राउज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य इंपेरियल सेंट ग्राउज के लिए प्रसिद्ध आता है? बता दीजिए, गजनीर अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, बंद बेटा या बस्सी अभ्यारण्य? क्या हो जाएगा राइट आंसर? आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जी, बर्ड पक्षी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध आता है? गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध आता है। बिल्कुल से, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य आता है बीकानेर में, बीकानेर में आता है। किसने की थी बीकानेर की स्थापना? राव बीकानेर। कब? 1488 में। किस तिथि को? आखा तीज, अक्षय तृतीया के दिन की थी। एक नंबर आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? राजीव गांधी के जन्मदिन पर 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, या पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को? चलिए, इन 4 दिन दिवस में से किस दिन राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? हाँ जी, ये पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की सुरक्षा के क्षेत्र में देते हैं। जैसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो दिया जाता है वो भी इसी क्षेत्र में दिया जाता है। जी, और ये विश्व पर्यावरण दिवस के दिन देते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को आता है। तो वो भी याद रखना, आंसर से भी एक और क्वेश्चन बन जाता है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि तीनों ही आए हुए हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस और पृथ्वी दिवस, तो तीनों ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? यानी कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं? साधु सीताराम दास का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, सेकावाटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या बूंदी? सेकावाटी वाला, सीकर वाला तो एक ही हो गया जी। बिजोलिया किसान आंदोलन बिल्कुल सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था मेवाड़ रियासत में, ठीक है, मेवाड़ में हुआ था। वर्तमान में बिजोलिया कहां पर आता है? वर्तमान में बिजोलिया आता है भीलवाड़ा जिले में। कब से कब तक? 1897 में शुरुआत होती है और 1941 तक, यानी कितने वर्ष? 44 वर्ष चला था। शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। बाद में नेतृत्व किसने किया था? बाद में विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं, और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। जी, बिल्कुल सही है। 84 प्रकार के कर, कितने कर लगते थे यहाँ पर? 84 प्रकार के कर लगते थे। जी, बिल्कुल सही, एक नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो जीत दर्ज की थी, पहले किसकी की थी, बाद में किसकी थी, कंटिन्यू को बता दीजिए। रणथंभौर है, जालोर है, चित्तौड़ है और सिवाना है। कौन सा जोड़ा सही है? जी, सबसे पहले किस पर की थी? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर जीत हासिल की थी 1301 में। जबरदस्त, हमीर चौहान शासन कर रहे थे, हट्टी शासक। फिर की थी चित्तौड़गढ़ पे 1303 में, जब यहाँ पर रतन सिंह शासन कर रहे थे।
फिर की थी सिवाना पर 1308 में, सिवाना का साका हुआ था। हल्दीश्वर पहाड़ी पर सिवाना का दुर्ग है बाड़मेर में। और फिर की थी जालोर में, कानड़ देव शासन कर रहे थे 1311 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एस एस द और बै, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर है इसका। जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? एक क्वेश्चन दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज जो याद रखनी है वो है कि कहा जाता है, ना कि है। होने में और कहा जाना में बहुत फर्क होता है। अगर कभी बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कितनी रही थी, तो 2 कहेंगे। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनको जुड़वा राजधानी भी कहते थे हैं। हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है, और ये नाम दिया था दशरथ शर्मा जी ने। यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। जी बिल्कुल, दीनहीन बस्ती भी कह सकते हैं आप। ओके, अगला है कि बाबर और महाराणा सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? एक और बता दीजिए। महाराणा सांगा ने इसी युद्ध के दौरान एक बहुत प्रसिद्ध प्रथा का पालन किया था, जिसमें अलग अलग रियासतों के शासकों को इनवाइट किया जाता है युद्ध में। जी कौन सी प्रथा थी, नाम बता दीजिए। जी बिल्कुल सही। कब हुआ था? ऑप्शन कोई भी सही नहीं है क्या? अभी चेक कर लेते हैं। 17 मार्च 1527 कहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं है। जी तो 1527 के 2 ही ऑप्शन है। जब 17 मार्च 1527 कर दीजिए, नॉर्मली डेट ही आती है 1527, ये याद रखिए। चलिए डी आप इसका राइट आंसर मानिए। जी पानी पर्वण प्रथा थी, बिल्कुल सही है। जी तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था? मारवाड़ के कौन से शासक थे? मारवाड़ के कौन से शासक थे जिन्हें भाटियों को पोकरण बेचा था? भाटी वंश में शासन कौन कर रहे थे? हरराज भाटी शासन कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, हरराज भाटी शासन कर रहे थे। ये हरराज भाटी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले भाटी वंश के शासकों में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जी सबसे पहले इन्होंने ही। राव चंद्र सेन ने बेचा था। राव चंद्र सेन मालदीव के उत्तराधिकारी थे। इन्हें क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कह देते हैं। पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बोला बिसरा राजा कह देते हैं। वीर समर्थी शासक कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। यानी अंतिम शासक कह दीजिए जिन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है कि जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू और सबसे छोटे टापू का क्रमशः नाम क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जयसमंद झील, जयसिंह ने जिसका निर्माण करवाया था गोमती नदी का पानी रोककर। गोमती नदी पर किसने निर्माण करवाया था? जयसिंह ने। जी 7 टापू हैं टोटल। कितने टापू आते हैं? टोटल 7 टापू आते हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है? जी बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा आता है और प्यारी सबसे छोटा आता है। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा है और प्यारी सबसे छोटा है। टोटल कितने? टोटल 7 टापू आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसकी आकृति मयूर के समान है और इसी वजह से उसे कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़, या मोर ध्वजगढ़ भी कह देते हैं। मोर ध्वजगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ कह देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कह सकते हैं? कागमुखी दुर्ग कह सकते हैं आप, कागमुखी दुर्ग। इसके अलावा आप सूर्यगढ़ भी कह सकते हैं। इसके सूर्यगढ़ के अलावा गढ़ चितामणी नाम भी दे सकते हैं। सूर्यगढ़ या गढ़ चितामणी भी। कौन सा आता है? जोधपुर का किला आता है। किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था। निर्माण करवाया था राव जोधा ने।
कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर। नींव किसने रखी थी? करणी माता ने नींव रखी थी। राइट आंसर डी। कब करवाया था? 1459 में जी, 1459 में, जब उन्होंने जोधपुर की नींव रखी थी उसी टाइम पर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। हाँ जी, कागमुखी दुर्ग इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर कहां पर स्थित है? रानी सती, जिनको प्यार से दादी जी भी कहते हैं, नारायणी देवी कह देते हैं जी, बता दीजिए रानी सती का मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? सीकर में, झुंझुनू में, चूरू या फिर भरतपुर में? जी, चूरू में मनसा माता का, सीकर में जीण माता का और झुंझुनू में रानी सती का मंदिर बना हुआ है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल, झुंझुनू में बी आपका सही आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ के किले के सरदारों के द्वारा रणमल की हत्या कब की गई थी? रणमल की हत्या कब की थी? बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। रणमल कौन थे? हंसाबाई के भाई थे। हंसाबाई जो थी उनके भाई थे जी, मोक्कल के मामा। मामा किसके थे? क्वेश्चन भी आता है कि मोक्कल के बीच में क्या संबंध था? मोक्कल के मामा थे ये। मोक्कल कौन था? महाराणा कुंभा के जो पिता थे राणा मोक्कल, और राणा लक्ष्य सिंह के साले थे जी। कुछ भी रिश्ता बना दीजिए। 1438 में की थी। और कहा जाता है कि 1438 में जब उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में इसकी हत्या की गई थी, राव जोधा वहीं से थे। और यहीं से राव जोधा भागते हैं, 15 साल का कड़ा संघर्ष करते हैं, और 15 साल के बाद में यानी कितने हो जाएंगे, 1453 में वापस आकर वो मंडोर जीतते हैं। राव जोधा जी रणमल के ही बेटे थे राव जोधा, बिल्कुल सही है। भारमली की सहायता से कुंभा ने हत्या करवाई थी, भारमली की सहायता से जी, बिल्कुल सही है। डाउरिया प्रथा, हाँ जी बिल्कुल, डाउरिया प्रथा के तहत आई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, बता दिए। अचलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? अचलगढ़ का दुर्ग आता है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में है। इस सिरोही की स्थापना की थी सहसमल ने। सिरोही की स्थापना की थी सहसमल ने की थी 1425 में। इसी टाइम पर 1425 में अगर याद करेंगे तो राणा मोक्कल शासन कर रहा था उदयपुर में, इसी वजह से सहसमल ने नॉर्मली सिरोही के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। तो महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने सिरोही पर अधिकार किया था 1452 में। सिरोही पर अधिकार कब किया? 1452 में अधिकार किया। और इसी टाइम पर उन्होंने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कुंभा ने सिरोही में। तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण किसके टाइम पर किया था? सहसमल। सिरोही की स्थापना किसने की थी? सहसमल ने। कब की थी? 1425 में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही आंसर है। अगला है कि शेखावाटी की स्वर्णनगरी क्या कहलाती है? किसे कहते हैं शेखावाटी की स्वर्णनगरी? बहुत बार रिपीट हुआ है, स्पीड के साथ दे दूं आंसर। ये तो इतना आसान क्वेश्चन तो कोई गलत करे ही ना। मेवाड़ में 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण उन्होंने निर्माण करवाया था धाकड़ जी। हाँ जी बिल्कुल, ये कवि श्यामल दास जी ने कहा था, जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी। चले, शेखावाटी की स्वर्णनगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को कहते हैं। नवलगढ़ तो राइट आंसर का। बीती चित्र की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। ओपन आर्ट गैलरी जी बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुंडा पर्वत कहां पर है? सुंडा पर्वत कहां पर बना हुआ है? जी, सुंदा माता का मंदिर भी है, बालुओं का अभ्यारण्य भी है क्या यहाँ पर? जी। अच्छा, राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है? राजस्थान का पहला रोपवे बता सकता है कोई कमेंट करके? राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है? बालू अभ्यारण्य कहां पर है? सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? जी सर बिल्कुल, अंतिमा जी, ज्योति रेखा, प्रियंका जी, कावला जी, कन्हैयालाल जी, जी बिल्कुल सही है। जालोर में सुंडा पर्वत आता है, जालोर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से माल खेत की पहाड़ियां कौन से जिले में आती है? राजस्थान में माल खेत की पहाड़ियां कहां पर है?
जी, मालखेत की पहाड़ियां कहां पर आती है राजस्थान में? क्या हो जाएगा? जी, मालखेत की पहाड़ियां एक तोराबाटी क्षेत्र आपको याद होगा। तोराबाटी बोली भी है और तोराबाटी क्षेत्र भी है। किस नदी के भूभाग को तोराबाटी क्षेत्र कहा जाता है? कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है। और कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही। ओके, ये बताओ कि पश्चिमी रेगिस्तान यानी थार का मरुस्थल और खारे पानी की झीलें किसके अवशेष माने जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान यानी पश्चिमी रेगिस्तान का एरिया और खारे पानी की झील। खारे पानी की सबसे ज्यादा झील कहां पर है? खारे पानी की सर्वाधिक झील राजस्थान के किस जिले में आती है? नागौर जिले में आती है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। थार का मरुस्थल और खारे पानी की झीलें टेथीस सागर के अवशेष हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है। तो अगला है कि मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में आता है? कमेंट करके बता दो। राजस्थान का एक दुर्ग है जो कि मेसा के पठार पर स्थित है, जिसकी आकृति है व्हेल मछली के आकार का है। व्हेल मछली के आकार का दुर्ग कौन सा है जो कि मेसा के पठार पर स्थित है? जो राजस्थान का सर्वाधिक एरिया में फैला हुआ है, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट आता है, दुर्गों का सिरमौर जिसे हम कह देते हैं। जी, क्या कौन सा दुर्ग है? उसी जिले में मेसा का पठार है, चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मेसा के पठार पे ही स्थित आता है। सबसे बड़ा पठार कौन? सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा पठार आता है उड़िया पठार। राजस्थान का सबसे बड़ा पठार आता है उड़िया पठार। राइट आंसर आपका हो जाएगा। जी, आप कमेंट करके बता दो लसाड़िया का पठार कहां पर है राजस्थान में? राजस्थान में लसाड़िया का पठार कहां पर है? आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जी, आबू का पठार आबू सिरोही में। लसाड़िया का पठार बता दो आप कमेंट करके, मैं वेट करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? पवन की दिशा में समकोण जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अवरोधी कहते हैं, स्क्रोकापीस कहते हैं, तारा कहते हैं, या फिर अनुप्रस्थ कहते हैं? एक जैसे गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। जी, गतिशील बालू का स्तूप होते हैं वो कहलाते हैं बरखान। गतिशील बालू का स्तूप बरखान कहते हैं। वायु की दिशा में जो समांतर बनते हैं वो अनुदैर्घ्य कहलाते हैं, और समकोण बनने वाले कहलाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोण। गतिशील भी याद रखना बरखान आते हैं। अच्छा, ये तो माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इनमें से माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी आती है? माही नदी निकलती है मेहंद झील से। मेहंद झील कहां पर आती है? एमपी में आती है। और इसी झील से नदी निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? राजस्थान में ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। खांडू बांसवाड़ा का जो एरिया है वहां पर प्रवेश करती है। बिल्कुल सही है। जी, खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। नॉर्मली ये बहने के बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है और यू आकार में वापस टर्न करती है, यानी कर्क रेखा को ये 2 बार कट करती है। जी, बिल्कुल सही। बांसवाड़ा में ही माही बजाज सागर बांध इसी पे बना हुआ है। सहायक नदी आती है चाप नदी, ओराई नदी, एरन नदी और एराव नदी। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जी, सोम जाखम तो है ही है, त्रिवेणी संगम भी बनाती है। नवा टापरा में आपको याद होगा एक जगह है बणेश्वर धाम जहां पर बनता है नवा टापरा, डूंगरपुर में, जहां पर बणेश्वर का मेला पड़ता है। सोम माही जाखम मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो सोम और जाखम भी इसी की सहायक नदी आती है। जी, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अहिचित्रपुर के नाम से किस नगर को जाना जाता था? प्राचीन काल में अहिचित्रपुर किस एरिया का नाम था? जी, बता दीजिए। जैसे बीकानेर के आसपास के भूभाग को कहा जाता था जांगल प्रदेश। बीकानेर के आसपास का भूभाग जांगल प्रदेश कहलाता था। जयपुर के आसपास का भूभाग
डुंडाड़ क्षेत्र कहलाता था, और नागौर के आसपास वाला भूभाग है ये कहलाता था अहिछत्रपुर। जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। ओके, ये बताइए कि निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में ये कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती है? किस नगर के बारे में ये ऐसी मान्यता है कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती है? चित्तौड़, जैसलमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर? जी जी, सही है, बिल्कुल। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, बलोच, भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। जी, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर की स्थापना की थी राव जैसल ने की थी, और जैसलमेर को राजधानी बनाई थी कब? 1155 के दौरान। इसी टाइम पर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध आता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। अच्छा, ये बताइए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय गद्दी पर बैठे थे 1177 में, और 1177 से 92 तक इन्होंने शासन किया था। इन्हीं को दल पुंगल कहा जाता है, इन्हीं को राय पिथोरा कहते हैं, और इन्हीं को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तराइन के दोनों युद्ध 1191 का और 1192 का इन्होंने लड़ा था। इनकी माता का नाम था कपूरी देवी। जी, माता का नाम था कपूरी देवी, जिनके संरक्षण में सर्वाधिक टाइम पर इन्होंने शासन किया था। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान जी, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में गद्दी पर बैठे थे। एक बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा, आगे ही बात करेंगे। जी, बिजोलिया वाला वो इन्हीं के टाइम पर बना था, बिल्कुल सही, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। श्योंगिता पत्नी का नाम था अंतिमा जी, बिल्कुल सही है, जो जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, जो कनौज के शासक थे। अगला है कि चौहान वंश का प्रथम शासक बता दीजिए कौन सा था, यानी चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जी, चौहान वंश क्या हो जाएगा राइट आंसर? पूजा मालिया जी, सर जी टाबरा वाला सा क्वेश्चन ना पूछो बेटा जी, थे कि बूढ़ा हो गया है, टाबरी हो, कोई 18 साल को है, कोई 21 साल को है, मन में ही बूढ़ा हो गया तो बात अड़ी बेटा जी अलग है। ठीक है, पेपर बनानी या बूढ़ा ही, पेपर देनी है तो बेटा टाबरी है, और इसे क्वेश्चन पूछे हैं तो सारा क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। सांबर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है, इसी सांबर के आसपास का भूभाग जो है, ये आसपास का भूभाग कहलाता था सपादलक्स। इसी को कहते थे सपादलक्स, और इसी सपादलक्स में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी कब? 551 ईस्वी के दौरान रखी थी। और इसी सांबर झील के पास में शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसे शाकंभरी के चौहान कह दीजिए, सांबर के चौहान कह दीजिए, सपादलस के चौहान कह दीजिए। चौहान वंश का पहला शासक वासुदेव चौहान आता है। अजय राज आपको याद होंगे, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी, इनको चौहानों का साम्राज्य निर्माता कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ आपको याद होंगे, जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था, इनको स्वर्णकाल माना जाता है इनके टाइम का। जी, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है, वो अभिलेख कौन सा है? इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है, यानी ब्राह्मण से उत्पत्ति किस अभिलेख में बताया गया, ये बता दो जी। वस्त गोत्र ब्राह्मण, वस्त गोत्र ब्राह्मण से उत्पत्ति है, वो किस अभिलेख में बताई गई है? और इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की नींव रखी थी। इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील की नींव रखी थी, और यह था बिजोलिया का अभिलेख। कहां पर मिला था? बिजोलिया भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा में मिला था। चौहान वंश से संबंधित है, निर्माण करवाया था इसका सोमदेव के टाइम पर। सोमदेव कौन है आपको याद होगा? सोमदेव पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो पिताजी थे, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने राजस्थान में सबसे पहले किस राज्य पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शासन किया था
1296 से लेकर 1316 तक, यानी 20 वर्षों तक। और इन्हीं 20 वर्षों में उन्होंने राजस्थान की अलग अलग रियासतों पर आक्रमण किए थे। सबसे पहला आक्रमण कहां पर किया था? पहला आक्रमण किया था रणथंभौर पर। कब किया था? 1301 के दौरान। उस समय शासन कर रहे थे अमीर चौहान, जिनको हट्टी शासक भी कहते हैं। और राजस्थान का पहला जल जो इसी टाइम पर होता है। जालौर पर आक्रमण कब किया था? जालौर पर किया था 1311 में। अजमेर पे तो नहीं, चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कब किया था? 1303 में। जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही, बी आपका सही आंसर है। ओके, अगला देखिए कि वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्णकाल किसके टाइम को कहते हैं? पहला शासक जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था, दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली में उस टाइम पर कौन शासन कर रहे थे? तंवर तोमर का शासन था। तंवर तोमर का शासन था, यानी तोमर वंश के शासकों को कराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? विसल देव चतुर्थ ने, यानी विग्रह राज चतुर्थ ने कब से कब तक शासन किया था? 1158 से लेकर 63 तक शासन किया था। जी, क्या हो जाएगा? यही बिल्कुल बता दीजिए। 1158 से 63 तक शासन किया था विसल देव चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ। कवि बंधु कह दीजिए, कवि बांधव कह दीजिए। इन्होंने ही एक प्रसिद्ध नाटक भी लिखा था। कौन सा नाटक है? हरिकेली नाटक लिखा था। किस भाषा में लिखा था ये नाटक? संस्कृत भाषा में लिखा था। कौन से दरबारी कवि थे? सोमदेव इनके दरबारी कवि थे। जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार वंश शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? कौन सा प्रतिहार वंश का शासक था जिन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी? दो ही क्वेश्चन आते हैं इनके, एक तो ये कि गंगा में समाधि किसने ली थी, और दूसरा आता है कि कौन सा वो शासक था जिन्होंने कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया था। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज को लेकर, इस कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी किसने बनाई थी? जी, और कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। और इसी नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। जी, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कौन करता है? वस्त्रराज करते हैं, बिल्कुल वस्त्रराज, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। अगला क्वेश्चन है कि 1823 में कैप्टन कोब ने किस रियासत का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और महाराणा को 1000 रुपए मासिक नियत किया गया था? कौन सी रियासत पर अधिकार किया था, बता दीजिए। 1823 के दौरान कैप्टन कोब ने किस रियासत का प्रशासन जो है वो अपने हाथों में लिया था, और 1000 रुपए मासिक है वो तय कर दिए थे महाराणा के लिए, और ये मारवाड़ रियासत में, यानी जोधपुर रियासत में। राइट आंसर आपका 1 नंबर। हाँ जी, 8 बजे होती है। लीजिए एक और आसान सा करवाते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी मांगीलाल भव्य जी ने। कब की थी ये बता दीजिए। अंतिम प्रजामंडल आता है जी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष की गई थी, बता दीजिए। की किसने थी? मांगीलाल भव्य जी ने। ये अंतिम प्रजामंडल है राजस्थान का। पहला प्रजामंडल आपको याद होगा, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा बना था? पहला प्रजामंडल बना था जयपुर। कब बना था? 1931 में। दूसरा बना था बूंदी, नैनूराम शर्मा जी, इनका भी 1931 में था। एक बना था मारवाड़ 1934 में। जी, हाड़ौती भी 1934 में, बिल्कुल। 1946 के दौरान, बिल्कुल से 1946 में। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला है कि अप्रैल 1942 में गठित कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक बता दीजिए। भंवरलाल निगम थे, भंवरलाल सराफ थे, मांगीलाल जी थे, या कन्हैयालाल सेठिया जी? कन्हैयालाल सेठिया जी को तो अलग ही कर दीजिए। मांगीलाल जी झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। हाँ जी, बिल्कुल सही है, भंवरलाल निगम, बिल्कुल। कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे भंवरलाल निगम। कब बना था? 1942 के दौरान।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर है। लीजिए अगला क्वेश्चन है कि आजाद मोर्चा की स्थापना कब की गई थी? आजाद मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आजाद मोर्चा की कहानी समझिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में आपको याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस टाइम पर जयपुर में एक समझौता हुआ था 1942 में। कौन सा समझौता हुआ था? जेंटलमैन समझौता। किन किन के बीच में हुआ था जेंटलमैन समझौता? हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे। यह तय हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, इसलिए एक व्यक्ति नाराज हो गए थे जिनका नाम था बाबा हरीश चंद्र जी। और बाबा हरीश चंद्र जी जो नाराज हो गए थे, इन्होंने एक अलग संस्था बनाई, उसी का नाम था आजाद मोर्चा, और ये 1942 में बनी थी। हालांकि 1945 में दोबारा ये प्रजामंडल में विलय हो जाता है, लेकिन गठन हुआ था 1942 में। कहां पर हुआ था? जयपुर में गठन हुआ था। और ये क्वेश्चन आता है ना आपका बहुत बार कि कौन सी रियासत थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जेंटलमैन समझौता किन किन के बीच में? हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि बिरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया था? जी बता दें कौन सी रियासत में बिरबल दिवस मनाया गया था? उस रियासत में किसान आंदोलन के द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी रायसी नगर में, और उसी रायसी नगर की रैली में बिरबल नामक किसान थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में बिरबल दिवस मनाया गया था, और ये बीकानेर रियासत में हुआ था। कहां पर? बीकानेर रियासत में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? और एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की थी? अब किसने नहीं की थी वो कमेंट करके आप बता दो, और जिसने सबसे पहले की थी उसका आंसर दे दो स्पीड के साथ में। हाँ जी बिल्कुल, आप सारे ज्ञानी बालक हो, सबके सही आ रहे हैं जी। गलत वो तो है सर, जगह वो आंसर गलत हुआ वो याद रखो, प्रैक्टिसिंग खातिर तो करा कि मेन एग्जाम में गलत नहीं हो जाए। अठे गलत हुआ तो चल रहा है, मेन एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहले शाहपुरा रियासत जो थी, जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत आती थी जनसंख्या के मामले में और एरिया के मामले में, सबसे पहले यहीं पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। कहां पर नहीं हुई थी? किसमें? जैसलमेर में नहीं की गई थी। ठीक है, जैसलमेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है जी। जिनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है, विष्णु जी का अवतार जिन्हें कहते हैं। जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी को, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, तो उनकी माता जी कृष्ण जी का अवतार मानती थी। हाँ जी, झांबू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक या गूंगा गैला कहते हैं। कौन सा संप्रदाय चलाया था इन्होंने? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। बिश्नोई संप्रदाय कहां से? शीतल बीकानेर से चलाया था, धोबदोरा से। समाधि जो बनी हुई है वो मुकाम तालवा में है, जहां पर 19 नियमों का पालन किया जाता है इस अनुयायी के द्वारा, और गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। हाँ जी बिल्कुल सही है। कोको जी का था गुग्गो, और गुंगा गैला था जाम्बू जी का, दोनों याद रखिए। हाँ जी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में हमीर के द्वारा सिसोदिया वंश की नींव कब रखी गई थी? शुरुआत में मेवाड़ में अगर आप बात करते हैं तो मेवाड़ में शुरुआत में जो शासन था ये था गोहिल शाखा का, और गोहिल शाखा की स्थापना रही थी 566 से लेकर 1303 तक। और पहले शासक थे गुहादित्य, अंतिम थे रतन सिंह, जिनके टाइम पर आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और 1303 में इस शाखा का अंत हो जाता है। और बाद में 1326 में नई शाखा की शुरुआत हुई थी, और इसे कहा जाता है सिसोदिया शाखा, या फिर जिसे राणा शाखा कह देते हैं। सिसोदिया शाखा कह दीजिए, राणा शाखा कह दीजिए। हमीर देव सिसोदिया के द्वारा शुरू की गई थी, और हमीर देव को क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहते हैं? तो विषम घाटी पंचानन कहा जाता है हमीर को,
वीर राजा किसे कहा जाता है? वीर राजा भी इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक इन्हें कहते हैं, इन्हें ही कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने एक और नाम दिया था, प्रबल हिंदू शासक किसे कहते हैं? याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है कि शासक को प्रबल हिंदू शासक कहा जाता है। प्रबल हिंदू शासक भी इन्हीं का नाम है, ये कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था। विषम घाटी पंचानन इन्हीं को कहते हैं, वीर राजा इन्हीं को कहा जाता है, और मेवाड़ का उदारक भी इन्हीं को कहते हैं। हाँ जी, सिसोदिया साका की 1326 में नींव रखी थी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस आधुनिक चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने इजाद की थी? कौन सी चित्रकारी थी जो है कृपाल शैली का इजाद है वो किसके द्वारा किया गया था? कृपाल शैली किसके द्वारा चलाई गई थी, ये तो बता दोगे? राजस्थान में एक प्रसिद्ध बहुत कलाकारी है ब्लू पोट्री, आपको याद होगा ब्लू पोट्री, और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई थी 25 रंगों का यूज करके, वो दिलाई थी कृपाल सिंह शेखावत ने। और कृपाल सिंह शेखावत जी ने ही कृपाल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं जी। और ये राजस्थान में कहां से बिलोंग करते थे? राजस्थान में सीकर से बिलोंग करते थे। इन्होंने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का यूज किया था, हालांकि ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है राजस्थान में जयपुर की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत, 3 नंबर आपका सही आंसर है जी। कृपाल शैली, कृपाल सिंह शेखावत, रीजनिंग लगा दोगे, बिया भी रीजनिंग लगाना माहिर होते। लो जी अगला क्वेश्चन देखो, किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? पहले संत बनने से पहले डाकू कौन थे? कौन से संत हैं जो पहले डाकू हुआ करता थे? राजस्थान के वाल्मीकि कहते हैं क्या इनको? कौन बताएगा कमेंट करके, क्या राजस्थान का वाल्मीकि इन्हीं को कहा जाता है, किसी और को कहते हैं? जो पहले डाकू हुआ करते थे और बाद में हृदय परिवर्तन हो गया इनका और ये संत बन गए थे। कौन थे? चरणदास जी थे, हरि रामदास जी या हरि रामदास जी? चरणदास जी तो आपको याद होंगे, किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने? नादिर शाह के आक्रमण की, हाँ जी। और ये थे हरिदास जी थे जो पहले डके थे और बाद में ये हृदय परिवर्तन होने की वजह से संत बन गए थे। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले मेवाड़ भील कोर के अंग्रेज कमांडेंट कौन थे? डाकन प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था मेवाड़ भील कोर ने। बाद में मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने गैर कानूनी घोषित किया था। जब ये गैर कानूनी घोषित किया गया था तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है 1841 में। आया हुआ क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? 1841 में। मेवाड़ में उस समय शासन जो कर रहे थे स्वरूप सिंह शासन कर रहे थे। मेवाड़ में डाकन प्रथा को जो रोक लगाई थी वो स्वरूप सिंह ने लगाई थी सबसे पहले। हाँ जी, खेरवाड़ा के क्षेत्र में। कहां पर लगाई थी इन्होंने? खेरवाड़ा के क्षेत्र में। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिन्होंने रोक लगाई थी? जेसी ब्रूक थे, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। हाँ जी, पहले मेवाड़ भीलकोर के द्वारा रोक लगाई गई थी, बाद में मेवाड़ के शासक ने घोषणा की थी, बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति आती है, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पे आती है। सर्वाधिक निवास करती है उदयपुर के क्षेत्र में। और भील निवासियों का मुख्य क्षेत्र कहलाता है बोमड़ क्षेत्र। और इन्हीं पर एक लोक नाट्य होता है, कौन सा? गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य का आयोजन मेवाड़ क्षेत्र में किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। और याद रखना है, ये एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, एकमात्र ऐसा लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 नंबर आपका सही आंसर है। लीजिए अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म 1498 में। पेमल देवी बचपन का नाम राजस्थान की राधा कह देते हैं। कौन सा संप्रदाय चलाया था? दास दासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने, दास दासी संप्रदाय चलाया था। विवाह किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ में हुआ था।
हाँ जी, 1511 में। और पाली कुड़की में इनका जन्म होता है, तो राइट आंसर आपका 2। गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था रैदासी, संत रैदासी। और संत रैदास जी की छतरी कहां पर बनी हुई है? संत रैदास जी की छतरी आती है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक साइड में चित्रकारों के नाम है और दूसरी साइड में उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो बता दो गलत कौन सा लग रहा है या सुमेलित जो नहीं है, गलत जोड़ी की पहचान करनी है। जगन्नाथ जी ने लिखा था बिहारी सतसई, साहेबदीन का है कलप सूत्र, नसीरुद्दीन की रागमाला, हीरानंद जी का सुपासना चरितम। ये हीरानंद जी जो हैं ये महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु रहे हैं। हालांकि सुपासना चरितम की रचना हुई थी मोकल के टाइम पर। कुंभा के पिताजी जो मोकल हैं उनके टाइम पर हुई थी 1423 में। नासरुद्दीन ने रागमाला जो बनाया था ये चावंड चित्र शैली में बनाया था। ठीक है, चावंड चित्र शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल सही है, कैसे गलत कर सकते हैं? हाँ जी, साहेबदीन वाला गलत है। साहेबदीन जो थे ये मेवाड़ के चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला, महाभारत पर, रसिक बिरिया पर, रामायण पर चित्रांकन किया था। तो 2 नंबर गलत है, बाकी सारे सही है। हाँ जी, 2 नंबर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आता है कि साहेबदीन जो है किसके टाइम पर रहे थे, तो ये जगत सिंह के टाइम पर रहे थे, जिनके टाइम को हम स्वर्णकाल मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसको नियुक्त किया था? दिवेर में, याद करो, दिवेर में एक युद्ध हुआ था 1582 में, और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने भाला फेंक कर उनकी हत्या की थी, जो झंडे के समान युद्ध के मैदान में लटक गया था। कौन सा था व्यक्ति, किसकी हत्या हुई थी दिवेर के युद्ध में? अकबर ने किसको नियुक्त किया था? जी, दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसको नियुक्त किया था? मेवाड़ का मेराथन इसी युद्ध को कहा जाता है। 1582 में युद्ध हुआ था। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह प्रथम ने इनमें से किसकी हत्या की थी? सुल्तान खान। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर है। सुल्तान खान को नियुक्त किया गया था, 3 नंबर सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत का आयोजन किस टाइम पर होता है? यानी रात में करते हैं, संध्या के टाइम पर करते हैं, दोपहर के टाइम पर कराते हैं, प्रातः काल में करते हैं? हाँ जी, मारवाड़ी बोल दो, सुबह, दोपहर है, शाम में, रात में, है ना बेटा जी? हाँ जी। जी, कौन से टाइम पर करते हैं? हाँ जी, दोपहर के टाइम पर, दोपहर काल में करते हैं। 3 नंबर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु, सहजोबाई कह दीजिए, और एक और उनकी शिष्य आती है, वो भी नाम याद रखना है, दयाबाई। तो सहजोबाई और दयाबाई के गुरु बता दीजिए। इनके जो साहित्य थे उनकी बोली थी मेवाती बोली, जो कि मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। जी, मेवाती बोली इनकी साहित्य की बोली रही है, और ये चरणदास जी के गुरु रहे थे। जी, बिल्कुल सही, दयाबाई भी और सहजोबाई भी, दोनों के ही गुरु चरणदास जी थे। और चरणदास जी और लालदास जी के साहित्य की बोली कौन सी है? तो मेवाती आती है, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, तो वो भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने राजस्थान में बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? जी बता दीजिए, बहुरूपिया किसे कहा जाता है, या बहुरूपिया कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? भांड। जी, जानकी लाल भांड ने, जिन्हें बहुरूपिया राजस्थान का कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कि तलवार बंदाई क्या है? तलवार बंधाई किसे कहा जाता था? सारे ऑप्शन पढ़ो, बहुत बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बता दोगे इजीली। जी, तलवार बंधाई क्या है? एकर है, बिल्कुल सही है। कब लिया जाता? आप नजराना कह दीजिए। जी, नजराना कर कह दीजिए, तलवार बंधाई कह दीजिए, कैद खालसा कह सकते हैं। किशोराम जी, सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी
अगर मैं धीरे करवाता हूं तो बेटा जी यूट्यूब पर आपको मुझसे तेज तो मिलेगा ही नहीं। चलिए फिर ये एक उत्तराधिकारी शुल्क लगता था, यानी कर कह दीजिए। खास तौर से मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाने में भी जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य रीजन रहा था तलवार बंदाई कर कह दीजिए, आप इसे नजराना कर कह सकते हैं, आप इसे कैद खालसा कह सकते हैं जी। तो इस उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था। 3 नंबर आपका राइट आंसर है।